अबे भाई ये एक चीज बताइए, चलिए ये बात सब बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, लेकिन ये कभी कभी जो राजनीति का हिस्सा ये भी तो होता है, और हम लोग देख रहे हैं कि उद्देश्य होता है पैसा बनाने का, और पैसा नाजायज पैसे का इस्तेमाल राजनीति में बहुत होता है। शरद जी, और थोड़ा कई सा ये पार्टी फ्लैप अपनी जब तरफ अगर खींच लें तो आपका हेडरूम बहुत ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा लैपटॉप का फ्लैप अपनी तरफ खींचिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, बस ठीक है, बस ठीक है, बस। अब ठीक है, अब ठीक। ये अरीब ने एडजस्टमेंट जो किया ना उसमें कुछ वो था, अब हमारा यहाँ पे कट हुआ रहा है। एनीवे, तो ये जब ये मान के हम चलते हैं कि बसपा जैसी पार्टी में टिकट्स की बोली लगती है, तो पर्पस तो कुछ और ही हुआ ना। अभी भी कहते हैं मरी हालत में भी भाजपा का कितना भी नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान हो गया हो, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत हुआ इस चुनाव में भी, क्योंकि वहां पे कोई भी फ्री लंचेस और फ्री टिकट्स नहीं होते। तो ये जब मान के चले, तो जब उद्देश्य ये है पॉलिटिक्स में, कईयों को मालूम है कि हमें जीतना नहीं है, तो हमें कुछ हासिल करना है। हासिल क्या करना है? पैसा पैसा हासिल करना है। जब आपके पास ये उद्देश्य हो, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अबे भाई देखिए ये बात आप जो कह रहे हैं गलत नहीं है। दरअसल बहुत पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप बहुत उम्दा चर्चा करवा रहे हैं, इससे कुछ मुगालते भी, कुछ गलतफहमियां भी दूर होंगी। ये बात आप कह रहे हैं गलत नहीं है। ये व्यक्तिगत स्तर पे भी होता है कि लोग पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और ये पार्टियों के स्तर पे भी होता है। भाजपा के साथ जो निषाद पार्टी है, निषाद की पार्टी, उसके बारे में कहा जाता है उन्होंने अपने 3-4 टिकटों को, 5 टिकटों को छोड़ के बाकी सारे टिकट बेचे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सारे टिकट बेचे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आपको सीमा के दोनों तरफ बात हो रही है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा फिर से कि ये इस चुनाव में जीत हार का, चुनाव का जो नतीजा हुआ उसका प्रिंसिपल रीजन नहीं है। प्रिंसिपल रीजन नहीं है, मैं मानता हूं। ये उसका प्रमुख कारण नहीं है, ये उसका बहुत ही छोटा आंशिक कारण हो सकता है। आंशिक कारण भी बहुत ही छोटा आंशिक कारण तो हो सकता है, और उसके ऊपर भी हमें प्रमाण जुटाने की जरूरत है, तब हम इस बात को कह पाएंगे। अब यहां मैं एक दूसरी दिशा, इस बहुत ही सुंदर बहस को, ज्ञानवर्धक बहस को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूं। वो ये है कि हम लोग मेरी अपील है कि हम लोग एक कल्पना करें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राजनीति के सीन से अचानक गायब हो जाए, तो जाटव वोट और यादव वोट फिर क्या क्या करेगा? जरा सोचिए इस बात को। क्या वो कांग्रेस में चला जाएगा, या उसमें नया नेतृत्व कोई पैदा होगा, या वो उसका ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा? आज की तारीख में मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भाजपा में जाएगा। दोनों पार्टियां नजारे से अचानक गायब हो जाएं, तो जाटव वोट और यादव वोट सब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, और उसके निष्ठावान वोटर भी बन जाएंगे। तो हम लोगों को देखना यह चाहिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे तमाम हिंदू जातियों की और समुदायों की एक स्वाभाविक पार्टी बन गई है, और इसको बनने में उसे बहुत समय लगा है। जिस सीएसडीएस के जिस सर्वेक्षण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सर्वेक्षण उन्होंने 2004 और 2009 में भी कराया था, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस की सरकारें बनी थी। 10 साल तक कांग्रेस की इस देश में हुकूमत रही। उस वक्त इस सर्वेक्षण से हमने नतीजे निकाले थे कि कांग्रेस जीत जरूर गई है, उसने सरकार भी बना ली है, लेकिन हिंदू वोटों का ज्यादा कंसोलिडेशन, हिंदू वोटों का ज्यादा संकेंद्रण भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। यानी जिस हिंदू वोट बैंक के लिए आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये उस वक्त भी चल रहा था और उत्तरोत्तर उनके पक्ष में जा रहा था जब कांग्रेस चुनाव जीत रही थी केंद्र का। ये सीएसडीएस के आंकड़े ये भी कहते हैं। इसी तरीके से जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान वगैरह वगैरह सब भाजपा की छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए और एक सनसनी पैदा हुई, समीक्षकों के बीच में भी और मीडिया में एक सनसनी पैदा हुई, उस वक्त मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से ये कहा था। ये कोई मैं कह के अपनी पीठ नहीं ठोक रहा हूं, लेकिन ये पुराने तजुर्बे के आधार पर मैंने बात कही थी कि इन लोगों के वहां जाने का मतलब ये नहीं है कि इनके वोट भी वहां चले जाएंगे। इसकी वजह यह है कि जब ये लोग भाजपा में आए थे और भाजपा ने इनके जरिए कुछ वोट हासिल किए थे, उस वक्त भी इन दोनों के बीच में भरोसे का कोई संबंध नहीं था। ये लोग एक दूसरी भाषा में पगे पड़े हैं, कांशीराम की पाठशाला के बने हुए हैं। भाजपा ने शुरू से ही इनकी बिरादरियों में अपने तत्व, अपने विचारधारात्मक रूप से दीक्षित तत्व बनाने शुरू कर दिए थे। आज गीता शाक्य कौन है जो राज्यसभा की सदस्य हैं, या एक राजभर, नाम मैं उनका भूल जाता हूं, राजभर कौन है जो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दीक्षित लोग हैं। इन लोगों को भी दिख गया था कि हमारी बिरादरियों में हमारे खिलाफ एक समांतर नेतृत्व भाजपा विकसित कर रही है।
इसलिए जब ये लोग चले गए तो भाजपा में कुछ ये तो जरूर लगा कि भाजपा को एक रणनीतिक पराजय मिल गई है, लेकिन कोई बहुत ऐसा भाजपा को बेचैनी नहीं हुई। नहीं, तो वो उन बिरादरियों के जो मतदाता मंडल था उसको अपने तत्वों द्वारा संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे की तरीके थे, मुफ्त राशन का बंटवारा भी था और भी बहुत सारे तरीके थे, नेताओं की अपनी लोकप्रियता की बहुत सारे तरीके थे। लेकिन सामुदायिक दृष्टि से इन मतदाता मंडलों को संबोधित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करने की विधियां और युक्तियां तैयार कर रखी थी और उनका वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो हमारी समस्या है कि हम उसको देख पाने में नाकाम थे। जो शीतला जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, मैं अपनी बात को उसमें फुटनोट की तरह ये जोड़ना चाहता हूं कि वो लोग देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुरानी थियरी है कि शूद्र समाज भारत का कमजोर, भारत शूद्र समाज को अन्य 3 वर्णों के मुकाबले कमजोर वर्ण के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से शूद्रों के बड़े विशाल विशाल साम्राज्य रहे हैं, सदियों तक उन्होंने इस देश के बड़े हिस्से पे हुकूमत की है और भारतीय संस्कृति, इसको वो हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसकी उन्होंने रचना की है। जो ग्रेटर मगध है, जिसके ऊपर दुनिया भर के तमाम इतिहासकारों ने काम किया है, उसमें तो सारे के सारे, चाहे नंद वंश हो, उसको पराजित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, सभी शूद्र समाज से आए थे। तो उनका कहना है ये लोग इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं, इसलिए इन चारों वर्णों की एकता जो है वो एक संपूर्ण भारतीय टोटलिटी, एक इंडियन टोटलिटी, जो टोटलिटी की फिलॉसफी है उसकी नुमाइंदगी करती है। उसमें पैर की भूमिका मस्तक के मुकाबले है नहीं है। ये गोलवलकर भी कहते थे, सब लोग इस बात को बार बार कहते हैं। इस बात को ये हम लोग जो वर्णाश्रम धर्म की हमारी अपनी तथाकथित रूप से समता मूलक और दूसरी व्याख्याएं हैं, जिसमें पश्चिम के समाज विज्ञान का बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर है, उसके तहत हम लोग टोटलिटी के इस दर्शन को नकारते हैं। मैं भी इस टोटलिटी के दर्शन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन इतिहास की बात कर रहा है और आज के समकालीन इतिहास में जो विकास क्रम हुआ है उसको नकारता है, उसको देखने से इनकार करता है। तो मेरे कहने का निवेदन सिर्फ ये है कि शूद्र समाज को 3 यज्ञोपवीत का अधिकार रखने वाले 3 वर्णों से जोड़ने की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति है, वो दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से चल रही है और हाँ, चल रही है शुरू से ही। हमको ध्यान है कि कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश विधानसभा में जनसंघ के विधायक दल का नेता बनाने के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी से दीनदयाल उपाध्याय ने इस्तीफा दिलवाया था। इसी तरीके से महादीपक सिंह शाक्य को नेता बनवाने के लिए भी एक ऊंची जात के नेता से इस्तीफा दिलवाया गया था। मैं सिर्फ कहना ही चाहता हूं कि ये उनकी बहुत पुरानी नीति है। इसमें धीरे धीरे कर पूर्व अछूत जातियों के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह है कि जो तथाकथित बहुजन थीसिस है वो वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, सांगठनिक रूप से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। समाज विज्ञान में प्रोफेसर राजेंद्र बोरा ने 90 के दशक में ही इसकी घोषणा कर दी थी कि ये पूरी तरीके से खोखली है। इसके पास किसी भी किस्म का ना आर्थिक दर्शन है, ना इनके पास एक सामाजिक दर्शन है। इस तरह जातियों को जोड़ने का जो गणन शास्त्र है, इसके जरिए आप बहुत दीर्घजीवी राजनीति नहीं कर सकते और ये साबित हो गया है। कुछ दिनों तक 90 के दशक में इन लोगों ने भाजपा को रोक पाया। मुलायम सिंह ने, मायावती ने अलग अलग तरीके से, उधर लालू यादव ने भाजपा को रोक पाया। अब ये लोग भाजपा को रोक पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो जिस भव्य हिंदू परंपरा की भाजपा नुमाइंदगी करती है, जो कि ओरिएंटलिस्ट ने, प्राच्यवादी विद्वानों ने बना के थमाई थी हम लोगों को, उस भव्य हिंदू परंपरा के सभी लोग अंग बनना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नजारे से हट जाए तो सारे के सारे दलित, सारे के सारे पिछड़े, यादव समेत सब कुछ भाजपा के साथ चले जाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।